महाराष्ट्र में एक बार फिर ईडी एक्टिव हुई है और अनिल परब जो कि शिवसेना के नेता हैं, उनके ठिकाने पर ईडी की रेड हुई है और मामला 2017 का है। 2017 में अनिल परब ने 1 करोड़ रुपए का एक प्लॉट खरीदा। इसके बारे में 2019 में ये संज्ञान में आया मामला और ईडी ने पूछताछ शुरू की। अब जाकर के जब तक कोई जवाब नहीं दे सके, इसका कुछ पता नहीं है, तो ईडी ने उनके ठिकानों पर कार्रवाई की है। और ईडी का काम है कि वो ये पता लगाए कि अगर कोई व्यक्ति पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और उसका कोई स्रोत वो बताने में नाकाम रहता है तो उसको गिरफ्तार किया जाए और उसकी संपत्ति भी जब्त की जाए। ईडी की इस कार्रवाई से निश्चित रूप से, जैसा हमें उम्मीद थी, शिवसेना के जो नेता हैं वो भड़क गए और बल्कि शिव सैनिकों ने प्रदर्शन किया। संजय राउत जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना के, उन्होंने पहले ही वाली भाषा इस बार भी बोली जो कि उम्मीद थी, और उन्होंने फिर एक बार बोला कि केंद्र सरकार हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहती है। उन्होंने एक और बात बोली कि जो ईडी है उसका छापा कहां कहां कब कब पड़ने वाला है, मुझे उसका सारा शेड्यूल पता है। यह कहकर के संजय राउत ने हालांकि एक गलत संदेश दिया है। उनको किसी भी केंद्रीय एजेंसी का पहले से कैसे पता हो सकता है कि वो कहां रेड करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी इसके बारे में बोला और उन्होंने बोला कि जहां सरकार को अस्थिर करना होता है उन जगह पर ईडी रेड करती है। अब सवाल यह है कि ईडी की जो रेड हुई है, क्या संजय राउत जी ये कहेंगे कि अनिल परब ने जिस केस में ईडी ने कार्रवाई की है 2017 में 1 करोड़ का प्लॉट खरीदना, ये ईडी ने मीडिया को बताया है, तो क्या ईडी झूठ बोल रही है? संजय राउत जी अगर ये बयान देते हैं कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहती है, वो छापेमारी जहां जहां कर रही है वहां सरकार को गिराना चाहती है, उन्होंने नाम लिया पश्चिम बंगाल का, उन्होंने नाम लिया छत्तीसगढ़ का, तो मैं पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर 2 मंत्री जेल के अंदर बंद हैं, एक नवाब मलिक जी और दूसरे अनिल देशमुख जी। अनिल परब जी का नंबर आने वाला है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो संजय राउत जी, आपने पश्चिम बंगाल का नाम लिया, मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी सरकार तो बीजेपी की नहीं है और बीजेपी का हर कार्यकर्ता यह चाहता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार तत्काल गिराई जाए और वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध। तो केंद्र अगर एजेंसियों का दुरुपयोग करता है, आप आरोप लगा रहे हैं संजय राउत जी, तो मुझे बताइए कि पश्चिम बंगाल के कितने मंत्री जेल के अंदर बंद हैं? एक भी नहीं। क्यों? आप तो कह रहे हो सरकार अस्थिर करते हैं। दूसरा, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की तो नहीं है। तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार के कितने मंत्री जेल के अंदर बंद हैं? यह बात अलग है, ईडी का काम है जांच करना। कोई आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, टैक्स के दायरे में वो आ रही है, राशि बड़ी है, तो निश्चित रूप से इनकम टैक्स या ईडी उसके बारे में पूछताछ करता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैंने मात्र 6 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदा था और उसका भी इनकम टैक्स का नोटिस मेरे पास आया था कि आप बताइए ये 6 लाख रुपए कहां से लाए। मेरे जैसा आम आदमी, उससे इनकम टैक्स विभाग 6 लाख रुपए की भी पूछताछ करता है। तो 1 करोड़ रुपए का कोई प्लॉट अगर खरीदता है तो क्या उसको इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो शिवसेना के नेता है? क्या उसको इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो टीएमसी का नेता है या किसी राजनीतिक दल का उससे संबंध है? आम आदमी और राजनीतिक आदमी, इनमें यह अंतर नेता लोग क्यों करते हैं? महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की सरकार है, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं। क्या उनकी सरकार वहां जो कि एजेंसियां हैं राज्य की, चाहे वो राज्य की पुलिस हो फिर चाहे वो कोई और विभाग हो, क्या वो वहां उनके मातहत जो काम करने वाले लोग हैं या राज्य में जो अपराधी हैं उनसे पूछताछ नहीं करती? करती है। अगर कोई कहे महाराष्ट्र में सरकार जो है इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर कर रही है क्योंकि वो आम आदमी को परेशान करना चाहती है, ऐसा तो नहीं है। सरकार का काम है कि उनकी जो एजेंसियां हैं वो आम जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए, पुलिस उनकी एक्टिव होगी, एफआईआर भी करेगी। लेकिन हमने देखा है कि जैसे ही कार्रवाई होती है नेताओं के ऊपर, ये सारे नेता इकट्ठे होकर के एक सुर में बोलते हैं और एक नपी बंधी इनकी भाषा है
हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि जब भी किसी नेता के ऊपर केंद्रीय एजेंसियां काम करती हैं या पुलिस कार्रवाई करती है तो एक शब्द रख रखा है, बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। ये जो संजय राउत जी ईडी का शेड्यूल बता रहे हैं कि मैं बता सकता हूं कब किस राज्य में रेड पड़ेगी, तो संजय राउत जी आप कहेंगे चुनाव के समय में ये ऐसा करते हैं। तो महाराष्ट्र में जो ईडी की कार्रवाई है वो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं। 2 साल में कोई चुनाव तो आया नहीं है। हाँ, अभी बीएमसी का चुनाव आना है, तो बीएमसी के चुनाव में भी अभी समय है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? चुनाव के लिए क्या बीजेपी ऐसा कर रही है? और अगर ऐसा कर रही होती तो ये छोटे नेताओं को क्यों बीजेपी जेल में भेजेगी कि अनिल देशमुख, ये अनिल परब, ये नवाब मलिक, अगर एजेंसियों का दुरुपयोग ही करना है तो भैया उद्धव ठाकरे जी को ना पकड़ें, संजय राउत जी को ना पकड़ें, शिवसेना के बड़े नेताओं को पकड़ें, एनसीपी के शरद पवार जी को पकड़ें, अजीत पवार जी को पकड़ें, तो बड़े नेताओं को पकड़ें, कांग्रेस के राहुल गांधी को पकड़ें, ये छोटे नेताओं को क्यों? इसीलिए कि उद्धव ठाकरे जी के विरुद्ध इन एजेंसियों को कोई ऐसा दस्तावेज अभी तक नहीं मिला है शायद जिससे उनके खिलाफ कोई केस बनता हो। और अनिल देशमुख जी, अनिल परब जी, नवाब मलिक जी के विरुद्ध इनके पास सबूत हैं कि इन्होंने कुछ जमीन खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपए का घपला घोटाला किया है। नवाब मलिक जी जिस केस में बंद हैं उनके संबंध दाऊद इब्राहिम से कनेक्ट हो रहे हैं कि जिनसे उन्होंने जमीन खरीदी उसके संबंध दाऊद इब्राहिम से हैं। तो क्या आप इस फैसले में, जब न्यायालय में अभी तक केस चल रहा है, अभी एनआईए उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या संजय राउत जी आप कह सकते हैं कि नवाब मलिक निर्दोष है और उसको एनआईए और ईडी फर्जी केस में फंसाए हुए हैं? साफ बोलिए। नवाब मलिक के बारे में आप अगर ऐसा बोलते हैं और कल को अगर न्यायालय ने उनके खिलाफ ये सिद्ध कर दिया, फैसला दे दिया कि वो दोषी हैं और इनको सजा हो, कोई सजा बोल दी, तो क्या आप पूरे देश से माफी मांगेंगे? क्या आप फिर उस समय उद्धव ठाकरे जी इस्तीफा देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि नवाब मलिक जी जो कि वहां मंत्री हैं, अभी तक उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया है, जबकि अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री थे, जिस दिन वो गिरफ्तार हुए उसके थोड़े दिन बाद ही उनसे इस्तीफा ले लिया गया जब केस चल रहा था। तो एक दोहरापन दिखाई देता है और इस तरह की भाषा ये इस्तेमाल करते हैं। सवाल तो ये है कि इनकी सरकार में चाहे अनिल देशमुख हो, चाहे अनिल परब हो, फिर चाहे नवाब मलिक हो, और फिर अजीत पवार जी भी हैं, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। शिवसेना के कुछ नेता हैं और सांसद हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है। तो जांच सबके खिलाफ तो नहीं चल रही है। और जब भी कभी ऐसे किसी नेता के खिलाफ जांच चलती है तो एजेंसियां, आज सरकार किसी की है, कल को किसी और की रहेगी। न्यायालय तय करता है कौन दोषी है कौन नहीं। तो संजय राउत जी को न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। दूसरी बात, एजेंसियों के काम में ये बाधा डालना होता है, उनको हतोत्साहित करना होता है। उनको तो शाबाशी देनी चाहिए कि हमारी सरकार में यदि कोई भ्रष्ट व्यक्ति बैठा है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति हमारी सरकार में बैठा है जिसके संबंध कभी आतंकवादियों से रहे हो, तो भाई पहले आप चेक करो, जांच करो, और अगर दोषी है तो सख्त से सख्त सजा दो। क्योंकि सीरियल बम ब्लास्ट 1993 का जो हुआ था उसमें मुंबई के आम नागरिक मारे गए थे, और ऐसे लोगों को सजा दिलाना प्रदेश के मुख्यमंत्री का पहला कर्तव्य होना चाहिए, जो आज हमें नहीं दिखता है। कहीं ना कहीं इस तरह के पक्ष में बयानबाजी करके आप उन दोषियों को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हो जिसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। तो जल्दबाजी में दिया गया बयान कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है और शिवसेना को इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। और ये आपको दिखाई देगा बीएमसी के चुनाव में, और बीएमसी के चुनाव में जनता ये तय कर देगी कि उनका मूड क्या है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये जो इलेक्शन हो रहा है, इससे बहुत बड़ी महाराष्ट्र की दिशा और दशा ये तय होगी। इतना जरूर माना जा रहा है कि जो ऐसे कोई भी भ्रष्ट नेता हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनको बख्शने के मूड में ये केंद्रीय एजेंसी नहीं है, क्योंकि इनको फ्री हैंड दिया गया है। करोड़ों करोड़ों के घोटाले घपले हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ों की यहाँ पर खरीद फरोख्त हो रही है, इसका हिसाब किताब नहीं है। और
बम ब्लास्ट के दोषियों से खरीद फरोख्त करना या दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से खरीद फरोख्त करना, अभी इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं आए दिन। जो दाऊद इब्राहिम है उसके एक गुर्गे ने खुलासा किया है कि दाऊद इब्राहिम की तरफ से 10-10 लाख रुपए ऐसे 20 लोगों को महाराष्ट्र में हर महीने मंथली के रूप में दिया जाता था। अब वो कौन कौन थे, वो राज खुलने वाला है, एनआईए को जानकारी होगी और उसमें कोई पुलिस के अधिकारी होंगे या कोई नेता होगा, ये सब एनआईए इसकी जांच करेगी। मामला बहुत बड़ा है और जिस तरह से अभी आप देखें कि ये एजेंसियां काम कर रही हैं, इनके काम में हमेशा ये नेता लोग रुकावट करते हैं, जिससे उन एजेंसियों के जो प्रमुख हैं उनका कहना है कि हमारे काम में बाधा पड़ती है। कल को आप कोर्ट के बारे में भी इस तरह की भाषा बोलेंगे तो न्यायपालिका के विरुद्ध आप एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी नुकसान देश को उठाना पड़ता है। क्योंकि जब आप न्यायपालिका को ही शक के घेरे में ले आएंगे तो जनता का भरोसा उस न्यायपालिका पे कैसे रहेगा। हालांकि ये एक अपराध है, ये कोर्ट की अवमानना है कि आप किसी कोर्ट के फैसले को लेकर के ये कहें कि ये फैसला ठीक नहीं है। तो सवाल ये है कि जब कोई एजेंसियों पर सवाल उठाता है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, एनसीबी हो, अगर कोई ये कह रहा है कि ये भी दुर्भावना से काम कर रही हैं या केंद्र सरकार के कहने के अनुसार काम कर रही है, तो इनका अपमान नहीं है क्या? इस केस में केस दर्ज नहीं होना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से कोई अगर इस तरह की बयानबाजी करे कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं ये पक्षपात कर रही हैं, ये सरकार के कहने से काम कर रही हैं, ये आरोप लगाना ठीक है, लेकिन इन आरोपों में यदि कोई ठोस सबूत ना दे पाए, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी आम जनता का कहना है। देखना होगा। अब अनिल परब अगला नंबर है शायद जेल में जाने का। अलग थलग किया जा रहा है कांग्रेस को और शिवसेना को, और इन सबका सुपड़ा साफ बीएमसी चुनाव में होना तय है। वंदे मातरम।